प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में। आज हम विचारात्मक निबंधों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे, अध्ययन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विचारात्मक निबंध होते क्या हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। और विशेषताएं देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या उनका फिर से उपवर्गीकरण किया जा सकता है। यदि उनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है तो वो भी करके हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि विचारात्मक निबंध का पहला बिंदु हम लेते हैं, जो उसकी विशेषता के तौर पे हम ले सकते हैं, वो है विचारात्मक निबंधों में तर्क, बुद्धि और विचार का प्राधान्य रहता है। तर्क, बुद्धि और विचार का प्राधान्य रहता है। अब यहाँ हम पहले जो चर्चा करके आए उनकी बात एक बार करेंगे, जबकि भावात्मक निबंधों में भावनाओं का प्राधान्य रहता है, विचारों का नहीं रहता। अब यहाँ एक बात हमेशा आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ प्राधान्य कहा जा रहा है, न कि खाली यही होते हैं। होते दोनों हैं, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? भावात्मक निबंधों में तो होगी भावों की और विचारात्मक निबंधों में होगी विचारों की। तो यहाँ विचारात्मक निबंधों पे हम बात कर रहे हैं, तो विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रधानता होगी, विचारों का प्राधान्य होगा। अब विचारों का जहाँ प्राधान्य होगा वहाँ एक बात निश्चित तौर पे होगी कि उसमें गंभीरता पाई जाएगी, वो सुनियोजित होंगे और उनमें विश्लेषण की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो तीन चीज़ें उसमें मिलेगी: गंभीरता, सुनियोजितता और विश्लेषणात्मक अध्ययन या विश्लेषणात्मकता। ऐसे निबंध कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं, सुनियोजित होते हैं और विश्लेषणात्मक होते हैं। तो दूसरी विशेषता ये हो जाती है। तीसरी विशेषता पर आएंगे तो ये आएगा कि जब बुद्धि से विचार किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर या तो किसी चीज़ का समर्थन किया जा रहा होगा या किसी चीज़ का खंडन किया जा रहा होगा। तो इसमें खंडन और मंडन की प्रवृत्ति भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। वैचारिक निबंधों में खंडन और मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब चूंकि विचार हैं तो विचारों के लिए तर्क करने पड़ते हैं। तर्क के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तो इन निबंधों में ज्ञान भरपूर मिलेगा। तो इसलिए ये निबंध ज्ञान राशि के अद्भुत भंडार माने जा सकते हैं, अर्थात इनमें ज्ञान जो है कूट कूट करके भरा होता है। आपको काफ़ी हद तक जानकारी इसमें मिल जाएगी। फिर है अगली जो विशेषता हम ले सकते हैं, वो है कि विषय की गंभीर जानकारी इन निबंधों में होती है। तो जो पाठक इनको पढ़ता है वो खुद उस विषय पर चिंतन करता है। उस निबंध को समझने के लिए, उस निबंध की बात को प्राप्त करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इन निबंधों के माध्यम से बौद्धिक चिंतन का मार्ग जो है वो पाठक के लिए भी प्रशस्त होता है। अर्थात पाठक भी चिंतन की तरफ चला जाता है। तो खाली लेखक ही चिंतन में नहीं रहता, बल्कि पाठक भी चिंतन करता है ऐसे निबंधों को पढ़ने पर। तो ये इनकी खासियत हम बता सकते हैं कि ऐसे निबंध यदि पढ़ते हैं या ऐसे निबंधों में ऐसी विशेषता पाई जाती है कि बौद्धिक चिंतन करने की प्रवृत्ति पाठकों में भी बढ़ जाती है, उनमें बौद्धिक चिंतन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या बौद्धिकता उनमें भी बढ़ जाती है। एक और विशेषता इसमें होती है कि वो भावुक चिंतन के क्षण थे। पिछले जो निबंध का भेद हमने भावात्मक निबंध पढ़े थे, इसमें बौद्धिक चिंतन के क्षण होते हैं। उसमें हृदय को छूने वाली जो बात थी वो होती थी, और इसमें बुद्धि अर्थात चिंतन को छूने वाली बातें होती है। तो चिंतन के रूप में लेखक या आप कहें निबंधकार जो चीज़ अनुभूत करता है वो ऐसे निबंधों में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंधों को बौद्धिक चिंतन के क्षणों की अनुभूति कहा जा सकता है।
आप जब लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, ऐसे निबंधों को बौद्धिक चिंतन के क्षणों की अनुभूति कहा जा सकता है। अगली जो विशेषता इसमें आती है वो है, इनमें वैयक्तिक अनुभूतियों का संसर्ग कह दीजिए, संस्पर्श कह दीजिए, बहुत कम होता है, बहुत क्षीण होता है। लेकिन उसके बावजूद इनमें संवेदनशीलता पाई जाती है। निबंध विचारात्मक है, लेकिन इसका मतलब ये कि संवेदनाएं खत्म हो गई हो, संवेदनाएं मर गई हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। संवेदनाएं हर साहित्यिक रचना में पाई जाती है। उसी प्रकार से निबंध में भी संवेदनाएं पाई जाएगी, लेकिन भावात्मक जितनी संवेदनाएं हो सकता है कि इसमें न मिले। तो इसमें वैयक्तिक अनुभूतियों का, लेखक जो सीधा सीधा अनुभूत करता है व्यक्तिगत तौर पे, भावात्मक तौर पे, उसका संस्पर्श इनमें बहुत कम मिलेगा। लेकिन संवेदनाएं या संवेदनशीलता ऐसे निबंधों में फिर भी पाई जाएगी। अगली जो विशेषता इसमें आती है वो है, ऐसे निबंधों में कौन कौन से विषय लिए जा सकते हैं, उनको आप यहाँ देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। जैसे इनमें साहित्यिक विषय लिए जा सकते हैं, नैतिकता से संबंधित विषय लिए जा सकते हैं, आसपास जो आपके राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक विषय हैं, उनको लिया जा सकता है। सामाजिक विषयों को भी निबंध का विषय, ऐसे निबंधों का विषय बनाया जाता है। आर्थिक समस्याएं जो है उनको भी निबंधों में लिया जाता है। और इन सब विषयों पर ऐसे विचारात्मक निबंध जो होते हैं उनमें चर्चा की जाती है, विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं एक और विशेषता पे कि ऐसे निबंधों में और कौन सी खासियत निबंधकार में होनी चाहिए, निबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनमें होनी चाहिए। निश्चित तौर पर निबंधकार विचारक होता है, इसके साथ साथ वो एक न्यायाधीश भी होता है। तो जो विचार वो करता है, मंथन करता है, तो वो मंथन करते समय उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसका झुकाव किसी एक तरफ नहीं हो। वो विचार चाहे उसके खुद के पक्ष में हो, चाहे उसके विपक्ष में हो, उसका प्रभाव उसको निबंध लिखते समय अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए तटस्थता ऐसे निबंधों में आवश्यक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तटस्थ भाव से अनुकूल एवं प्रतिकूल पक्षों का तटस्थ रूप से प्रतिपादन ऐसे निबंधों में मिलता है। तो ऐसे निबंधों में जो प्रतिपादन मिलता है वो तटस्थ रूप से मिलता है, चाहे पक्ष उसके अनुकूल हो चाहे उसके प्रतिकूल हो। जैसा कि लेखक का खुद का विचार है, उनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगला जो बिंदु हम ले सकते हैं वो है, इनमें जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है वो हमेशा सुव्यवस्थित होगी और जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो परस्पर संगत होते हैं, एक दूसरे से मेल करते हुए होते हैं। ये नहीं कि एक विचार इस दिशा में जा रहा है तो एक विचार इस दिशा में जा रहा है, नहीं, दोनों विचार एक ही दिशा में जाने चाहिए, तब जाके ऐसे निबंध बनते हैं जो जिसे हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ऐसे निबंधों में विचार सुव्यवस्थित और परस्पर संगत होते हैं। अब है कि ऐसे निबंध कौन सी शैली में लिखे जाते हैं। ऐसे निबंध अधिकांशतः व्यास शैली और समास शैली में लिखे जाते हैं। दो शैलियाँ ऐसे निबंधों में अधिकतर प्रयोग होती है, या तो व्यास शैली जिसमें बात को बहुत बड़ा करके समझा करके विस्तार पूर्वक विवरणात्मक रूप से लिखा जाता है, दूसरा बात को छोटे रूप में कहा जाता है, सार रूप में कहा जाता है, लेकिन बातें सारी उसमें आ जाती है, विस्तार उसमें, अनावश्यक विस्तार उसमें नहीं मिलता है। तो ये दो शैलियाँ ऐसे निबंधों के लिए काम में ली जाती है। अब एक सवाल और उठता है, वो इसकी विशेषताओं में कह सकते हैं हम, आप इसको अलग बिंदु के रूप में भी ले सकते हैं। वो है कि इस प्रकार के निबंध अर्थात विचारात्मक निबंधों के कितने भेद हमारे पाए जाते हैं अक्सर। तो ये विचार करने पे, पढ़ने पे, अध्ययन करने पे हम पाते हैं कि ऐसे निबंधों को 3 श्रेणियों में बांटकर रखा जा सकता है। पहला है आलोचनात्मक निबंध, दूसरा है विवेचनात्मक निबंध, तीसरा है
गवेषणात्मक निबंध। कितने प्रकार के निबंध हो गए? 3 प्रकार के निबंध हो गए। आलोचनात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध किसे कहेंगे? जिनमें कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं का सम्यक परीक्षण किया जाता हो। हम साहित्य से जुड़ी बात करें इसलिए इसमें साहित्य की बात ले रहे हैं। कवि या साहित्यकार या उनकी रचनाएं, उन सब का सम्यक परीक्षण किया जाता है। यूं नहीं कि आप पक्षपात वाले होकर करेंगे, नहीं, सम्यक तौर पे आपको परीक्षण करना होता है ऐसे निबंधों में। अब रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे पढ़ भी लीजिएगा, लिखा हुआ है। आप बड़ा करके देखना चाहें तो बड़ा करके देख लें कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो मानस की धर्मभूमि ऐसा एक निबंध है जो इसका उदाहरण हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण इसका है। दूसरे हैं भेद विवेचनात्मक निबंध। ऐसे निबंध अक्सर गंभीर विषयों पर लिखे जाते हैं। जो विषय ऐसे निबंधों के लिए चुने जाते हैं वो गंभीर होते हैं और गंभीर विषयों पर ऐसे निबंधों में चिंतन मिलता है। तो जिन निबंधों में गंभीर विषयों पर चिंतन मिलता है वो निबंध विवेचनात्मक निबंध कहलाते हैं। जिनमें विवेचना भी मिलती है, कोई काम कैसे है, उचित है, कैसा है, कैसे किस तरह से किया जाए, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। शुक्ल का उत्साह नामक जो निबंध है वो इस श्रेणी का निबंध हम मान सकते हैं। तीसरे और अंतिम जो प्रक्रिया है निबंधों की, जो भेद है निबंधों का, वो है गवेषणात्मक निबंध या गवेषणात्मक विचारात्मक निबंध। गवेषणा किसे कहेंगे वो आप पहले भी अपनी बातचीत में आ चुका है। फिर गवेषणा मतलब कोई नई चीज़ को लाना, नई चीज़ के बारे में जानना या नई चीज़ खोजना। तो ऐसे गवेषणात्मक निबंधों को आप किसके अंतर्गत लेंगे या किसके अंतर्गत, कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी? प्राचीन ग्रंथ जैसे हैं, इतिहास है, धर्म ग्रंथ हैं और दर्शन है, ये सब विषय जो हैं इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। इसमें कोई पुरानी चीज़ जो खो गई है या जान में नहीं है उसको सामने लाना, उसके नए रूप को सामने लाना, उस पर नई तरीके से अध्ययन करना और फिर उनका अन्वेषण करना, उनके प्रति खोज करना, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथ, इतिहास, धर्म, दर्शन आदि तथ्यों की जो खोज है उनका अध्ययन एवं अन्वेषण गवेषणात्मक निबंधों के अंतर्गत किया जाता है, या ये चीज़ें होती है वो गवेषणात्मक निबंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार के निबंध हुए। तो आज हमने आलोचनात्मक यानी विचारात्मक जो निबंध थे उनके बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जाना कि उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है और जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि निबंध जो विचारात्मक निबंध है वो किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसे निबंधों में तर्क, बुद्धि और विचारों की प्रधानता होती है। सुनियोजित और विश्लेषणात्मक इनमें चर्चा होती है। ये ज्ञान के अद्भुत भंडार होते हैं। इनमें खंडन और मंडन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और बौद्धिक चिंतन की जो प्रक्रिया है वो खाली निबंधकार की नहीं बल्कि पाठकों में भी रहती है। पाठक को मजबूर कर देते हैं और इनके विषय ज़्यादातर साहित्यिक हो सकते हैं, नैतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, किसी भी तरह के विचार इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। और एक और विशेषता की तटस्थता इसमें आवश्यक होती है, चाहे विचार उसमें आपके प्रतिकूल ही क्यों न जा रहे हों या आपके अनुकूल ही क्यों न जा रहे हो, लेकिन आपको वास्तविक तथ्य वहाँ रखने पड़ते हैं। और ये विचार इस तरह से रखे जाने चाहिए कि ये परस्पर ये संगत हों, ये नहीं हो कि संगत नहीं हो, संगतता इनमें जरूरी होती है। फिर भेद कितने होते हैं वो भेद हम जान चुके हैं कि आलोचनात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध और गवेषणात्मक निबंध, 3 तरह के भेद इसमें पाए जाते हैं। और अधिकांशतः जो शैली काम में ली जाती है
वो शैली व्यास या समाज शैली का उपयोग इसमें किया जाता है। धन्यवाद।